दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम अपने शब्दों की ताकत को पहचान ही नहीं पाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कहां और क्या बोलना है, जिससे हमको हमेशा नुकसान और तकलीफ भी होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि हमें कब और कहां क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, शब्द की ताकत को पहचानो। कहा गया है कि कमान से निकली हुई तीर और जुबान से निकली हुई शब्द कभी वापस नहीं आते। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुटिया था और उस कुटिया में एक महात्मा गुरु रहते थे। उसका विचार शक्तिशाली था, परंतु वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता को शब्दों में प्रकट नहीं करता था। एक दिन बात है, जब कुटिया के सभी बालक जब कोई दूसरे कार्यों में व्यस्त होते थे, तो एक लड़का जिसका नाम विजय था, वह एक सुनसान इलाके में बैठकर चुपचाप अपने ही विचारों में लीन रहता था। वह हमेशा किसी दूसरे से अधिक बात नहीं किया करता था। कुटिया की हर एक कामों को पूरी करने के बाद अक्सर सभी लड़के पूरे दिन की कार्यों की बातें करने लगते थे और वहीं पर वह चुपचाप रहने वाला लड़का विजय एक पीपल वृक्ष के छाया में बैठकर ध्यान करने लगता था। आश्रम के हर एक लड़कों को अचंभव होता था, क्योंकि वह लड़का विजय उसका कोई मित्र भी नहीं था। विजय हमेशा कुटिया में अकेला ही टहलता रहता था। ये सब देखकर उसके महात्मा को बहुत अधिक खुशियां मिलती थीं। महात्मा भिक्षु को एहसास होता था कि कोई तो है कुटिया में जो शांत और शब्दों की ताकत को पहचानता है, उसके वैल्यू को जानता है। कुटिया के बारे में जब भी कोई महत्वपूर्ण विचार लेना होता है, तो महात्मा विजय की विचार जरूर लिया करते थे, लेकिन यही सब बात से कुटिया के एक दूसरे बालक को बहुत ही अधिक तकलीफ होती थी, क्योंकि वह महात्मा भिक्षु का खास और प्यारा चेला बनना चाहता था। इसीलिए वो अक्सर महात्मा के सामने सभी लड़कों के कार्यों में कुछ न कुछ नुक्स खोजता रहता था, जिससे यह सब देखकर महात्मा उसे बुद्धिमान और समझदार के रूप में मान्यता देने लग जाए। हमेशा वो अपनी कामों को पूरी निष्ठता के साथ से निभाने का नाटक भी किया करता, बल्कि उससे कोई विचार ना भी मांगे, लेकिन तब भी वह अपने मन से दूसरों को अपनी विचार देता रहता था। वो ज्यादा ही बड़बोला लड़का था और कुटिया के और सभी लड़कों में अधिक पहचान भी था। अक्सर वो किसी न किसी से हंसी मजाक करता चालू रखता था। वह सभी से दिन भर गपशप करता रहता था और इसी कारण उसकी सब लड़कों से मित्रता हो गई थी। लेकिन जब कुटिया के महात्मा उसकी विचार ना लेकर और लड़कों से अपनी विचार लेते थे, तो ये बात उसे अधिक तकलीफ देती थी। उसे यह महसूस होता था कि वह सभी लड़कों से बहुत ही अधिक समझदार और संस्कारी है, लेकिन महात्मा जी फिर भी उसी लड़के को तारीफ किया करते हैं। और ऐसा नहीं था कि महात्मा भिक्षु को मजाकिया लड़के के विचार के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन महात्मा उसे अपने अनुसार से जानकारी देना चाहते थे, क्योंकि उसकी अधिक बातें करने की लक्षण, नाटक करने की लक्षण, किसी दूसरे में गलतियां खोजने की लक्षण हरदम और जीवन भर के लिए समाप्त हो जाए और वह शांत रहकर ध्यान की अंदर की तरफ लौट जाए। सही माने तो सभी ईमानदार महात्मा की यही सोच रहती भी है। महात्मा किसी अनुसार से उस बड़बोले बालक को यह अनुभव कराना चाहते थे कि शांत रहने से ही उसे हकीकत सच की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उस विशाल सा मन का महसूस मौन रहकर भी किया जा सकता है। एक समय महात्मा बुद्ध को एक तरकीब नजर आई। उन्होंने कुटिया के पूरे लड़कों को अपने सामने बुलाया और सभी लड़कों से कहा कि मैं तुम सभी बालकों को कुछ कुछ गुटों में विभाजन कर दूसरे दूसरे बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी 4 लड़का सबसे अधिक भिक्षा लेकर आएगा, उन चारों लड़कों को कुटिया की हर एक काम, हर एक चीज का जिम्मेदारी उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अपनी बात को चालू रखते हुए महात्मा बुद्ध ने समझाया कि भिक्षा लेने से हमारा मन और दिमाग में जो अहंकार रहता है, वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर एक लड़का पूरे तन मन लगाकर भिक्षा मांगेगा। कोई भी बालक इस कार्य को हंसी मजाक और हल्के में ना लें, अन्यथा वो अपने जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अवसर को खो देंगे। कुटिया के महात्मा ने समझ बूझकर उस बड़बोले लड़के और मौन रहने वाले लड़के विजय की जोड़ी बना दी। बड़बोले लड़के के दिमाग में हरदम एक ही बात आ रही थी कि इस समय उसे अवसर मिला है और इस समय वो महात्मा को दिखा देगा कि वो मौन रहने वाले लड़का से कितना अधिक समझदार है।
दोनों लड़कों ने आपस में अपनी विचार पूर्वक से फैसला लिया कि दोनों बस्ती के दूसरे दूसरे जगह से भिक्षा मांगना चालू करेंगे, क्योंकि भिक्षा लेने का कार्य तुरंत ही समाप्त किया जा सके। मौन रहने वाला लड़का हर एक घर के दरवाजा पर पहुंचकर अपने हाथ जोड़कर अपना मांगने वाला वस्तु को उनके सामने ले जाता। उसके मुंह पर पूरा मायूसी और उसकी आंखों में पूरा शालीनता रहता था, जिससे भिक्षा देने वाले लोग उसे भिक्षा देकर अपने आप में और खुद को दयावान महसूस करते थे। और उसी गांव में दूसरा बड़बोला लड़का हर एक घर के दरवाजा पर जाकर सबको कुछ न कुछ विचार बताने लगता था, जिससे अधिकांश लोग उसे बिना भिक्षादान दिए ही उसे वापस भेज दिया करते थे। पूरे बस्ती में भिक्षा लेकर जब दोनों लड़का बस्ती के एक पेड़ के नीचे मिले, तो बड़बोला लड़का ने देखा कि मौन रहने वाले लड़के के पास उससे ज्यादा भिक्षा थी। ये सब देखने के बाद उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होने लगा। परंतु जब वो दोनों लड़का भिक्षा का सभी चीज लेने के बाद जब कुटिया की ओर जाने लगे, तब वह बड़बोला लड़का को एक तरकीब नजर आई। उसने शांत रहने वाले लड़का विजय से बोला कि हम दोनों को अपनी जो भी भिक्षा है उसे एक ही बोरी में मिला लेनी चाहिए। महात्मा जी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। मौन रहने वाला लड़का विजय ने बिना कुछ सोचे अपनी पूरा भिक्षा उसके बोरी में मिला दी। बड़बोला लड़का अंदर ही अंदर अधिक मनमोह हो रहा था कि अब तो महात्मा को यह मालूम नहीं चलेगा कि अधिक भिक्षा दोनों में से ज्यादा किसने लिया। उसे एहसास हो रहा था कि महात्मा जी मुझे इससे अधिक समझदार समझेंगे, इसीलिए उसने यह दिमाग लगाया। सभी लड़कों के पहुंचने के बाद शाम के वक्त जब सभी की भिक्षा वजन किया गया, तो इन दोनों लड़के की भिक्षा सबसे अधिक वजन में निकली। महात्मा ने इन दोनों लड़कों की प्रशंसा करते हुए कुटिया के सभी लड़कों के बीच उनकी माथा पर हाथ रखते हुए उन दोनों लड़कों को शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं कुटिया का जिम्मेदारी तुम दोनों को नहीं दे रहा हूं। इस दौरान आपस में मनमुटाव होने का डर बना रहता है, इसलिए तुम दोनों लड़का में से जो सबसे अधिक भिक्षा मांग कर लाया है, कुटिया की कार्यभार उसे ही दिया जाएगा। जब महात्मा ने उन दोनों से पूछा कि तुम में से अधिक भिक्षा कौन लेकर आया था, इतना ही में बड़बोले लड़का ने कहा कि मुनिवर, मैं इससे डबल भिक्षा मांगा और लेकर आया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने इस लड़का विजय की भिक्षा भी इसी बोरी में मिला लिया। मुझे यह मालूम नहीं था कि आप इस तरह से फैसला लेने वाले हैं, नहीं तो मैं अपनी भिक्षा अलग ही अपनी बोरी में रखता। इसके तुरंत बाद महात्मा ने मौन रहने वाला लड़का विजय से पूछा कि क्या तुम इस बड़बोले लड़के के बोली हुई बात से तुम संतुष्ट हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा मांग कर लाए थे? यह सब सुनकर मौन रहने वाले लड़का विजय ने कहा कि मुनिवर, मेरे पास ऐसा कोई तरकीब नहीं है जिससे मैं यह सत्यापन कर सकूं कि मैं इस लड़के से अधिक भिक्षा मांग कर लाया था। सही देखा जाए तो यह लड़का गलत बोल रहा है। इससे डबल भिक्षा मैं मांग कर लाया था। यह लड़का मुझसे बहुत कम भिक्षा मांग कर लाया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक ही बोरी में मिलाने की तरकीब दिया था। उनकी बातें सुनकर महात्मा को एक तरकीब नजर आई। कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक जंगल था, जिसके पीछे से सूरज अभी अभी शाम के समय सूरज ढल रहा था। महात्मा बुद्ध को तो मालूम था कि सही कौन बोल रहा है, लेकिन और सभी लड़कों के बीच सत्य सत्यापन करने के लिए महात्मा ने उन दोनों लड़कों से एक प्रश्न पूछा कि पीछे जंगल में तुम्हें किस चीज को देख पा रहे हो? यह सब सुनकर बड़बोला लड़का तुरंत कहने लगा कि मुनिवर, जंगल के पीछे सूर्य अपना प्रकाश फैला रहा है। आसमान में रंग थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। यह बहुत ही मनमोहक दिख रहा है। वो तो और भी अधिक कुछ बोलना चाह ही रहा था कि महात्मा जी ने उसे शांत रहने को कहा और दूसरे लड़का विजय से उत्तर सुनने के लिए जब उसकी ओर नजर किए तो उस लड़का की आंखों में पानी आ चुका था। सच्ची प्यार और भक्ति से उसकी आंखें में आंसू भर गई थीं। महात्मा को उससे जानने की आवश्यकता ही नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने हर एक लड़कों को प्रतिवादन करते हुए कहा कि मैंने प्रश्न किया था कि जंगल के पीछे तुम्हें क्या मालूम दे रहा है? अधिकांश लड़कों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत मनमोहक वादियां हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि सिर्फ मनमोहक कहकर यह नहीं बताई जा सकती, बल्कि उसे एहसास किया जा सकता है और सामने वाला उस मनमोहक दृश्य को आपकी आंखों में मालूम पड़ता है। शांत रहने वाले लड़के विजय की ओर नजर करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा
कि सही मायने में मनमोहक वादियां को इसी लड़के ने देखी है। और बड़बोले, लड़के ने सिर्फ खूबसूरती की प्रशंसा की बात बताई है, लेकिन इस लड़के ने सही मायने में उस खूबसूरती को अपने अंदर एहसास किया है। अपने आप में खुद को बुद्धिमान दिखाने की हर एक प्रयास को नाकाम होता हुआ देखकर बड़बोले लड़का सबके सामने पूरा आंसू निकालकर रोने लगा। उस लड़के को शांत करते हुए महात्मा ने कहा कि बालक, मुझे पहले से मालूम था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम तुम्हें उस बोले गए झूठ को तुम्हारे अंदर महसूस कराना चाहते थे। हर एक लड़कों को शुभकामनाएं देते हुए महात्मा बुद्ध ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे अधिक बोलने की वजह से अनेक मुसीबतें उत्पन्न होती हैं। जब कोई इंसान एक बात को झूठ पर झूठ बोल देता है तो उसे साबित करने के लिए वो हजारों झूठे शब्दों के जाल में बुरी तरह से फंसता चला जाता है, और इसी वजह से खुद को समझदार दिखाने के कारण वो नासमझ होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी इंसान को अपनी भीतर कामयाबी पानी होती है, उसे सबसे पहले शांत रहना जानना होता है। बिना काम के अधिक बोलना या फिर हमेशा हर समय बोलते ही रहना, ये सब हमारी भीतर कामयाबी में रुकावट बन जाती है। जब आप शांत रहने का प्रयास करते हैं तो आप अपने साथ समय गुजारने लगते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाते हैं। और एक दफा अगर दिमाग में शांति बैठ जाती है तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह खुशियां, वह शांति, वो निष्पक्षता की चमक, सब कुछ नजदीक दिखाई पड़ने लगता है। कुछ भी प्रकट करने को नहीं बच जाता, कुछ भी बोलने को नहीं बच जाता, सब चीज आंखों में दिखाई पड़ने लगता है। शांत रहने वाले लड़का विजय की तरफ नजर करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी जो सुंदरता को इस लड़के ने देखा, वो अधिक बोलने वाला इंसान कभी नहीं महसूस कर पाएगा। वह अपनी चतुराई से हाँ नहीं करता रहेगा कि उसे क्या और चीज मालूम दे रहा है, लेकिन उसमें से वो कुछ भी एहसास नहीं कर पाएगा। उसे नजर तो आएगा पर उसे एहसास नहीं होगा, जंगल, सूर्य या फिर उसकी सुंदरता, लेकिन फिर भी उस खूबसूरती को, उस अच्छाई को, उस विश्वास को वो कभी नहीं मालूम कर पाएगा। अगर शांत रहने की गुण मालूम करना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा एक बात याद रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी एहसास करवाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग इसी कारण से अधिक बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरों को एहसास करवाना चाहते हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, और उस ज्यादा अच्छा दिखाने के वास्ते और भी अधिक गलत शब्दों के जाल में समाता चले जाते हैं, और समय बस समय वहीं उनकी आदत सी हो जाती है। अगर कोई इंसान दूसरों को एहसास करवाना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकेगा? उसकी यह ख्वाहिश अधिक बढ़ती जाएगी, और वहीं दुनिया में लोगों को कभी भी एहसास नहीं दिला पाएगा। इसलिए यह जानने की बात होती है कि ना समझ बनने के अलावा अपने आप को समझदार होकर अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी ज्ञान की बातों को समाप्त करते हुए महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम निर्देश बताया। उन्होंने जानकारी दी कि अगर कोई इंसान अधिक वक्त तक शांत नहीं रह सकता तो उसे कुछ वक्त के लिए सीखनी चाहिए। सही प्रतिशोध लेकर किसी उपवासना की तरह दिन में कुछ वक्त, या फिर महीने में कुछ वक्त, या फिर 1-2 दिन शांत रहने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इससे हमारी शांत रहने की लक्षण थोड़ा थोड़ा समय ब समय दिखने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम शांत रहने की कोशिश करने लगते हैं तो हमें शांत रहने की खुशियां मालूम हो जाता है। उसके बाद हमें कोशिश नहीं करना होता है। अक्सर हमारा दिमाग खुशियों की ओर खुद ब खुद बढ़ता जाता है। शांत रहने की तरकीब जानने के बाद आपकी समझदारी और आपकी बुद्धि दोनों में अनेक तरह के अधिक लाभ भी होगा। सच्चाई और सही मायने में जिसे प्राप्ति कहते हैं, वो चुप होकर ही भी किया जा सकता है। इसके बाद उन सभी लड़कों से कुछ वक्त मौन रहने का शपथ दिलाकर महात्मा बुद्ध ने अपनी बात समाप्त कर दी, और फिर हर एक लड़के के साथ सुबह का नाश्ता करने के लिए एक साथ रसोई घर में पहुंच गए, और सभी लड़कों को फिर समझाया कि मौन रहकर ही हम अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, ना कि बेवजह हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहने से। इसके बाद सभी लड़कों ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद प्रकट किए और बुद्ध की बताई गई बातों की राह पर चलने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।